नमस्कार, मतों का मंथन में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मतों का मंथन। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 19 मई को होने वाले बिहार की 8 सीटों में से 4 सीटों पर आज चर्चा करने वाले हैं। ये सीटें हैं बक्सर, पाटलिपुत्र, पटना साहिब और आरा। 2014 में इन सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा था और दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो चारों प्रत्याशी हैं वो केंद्र में मंत्री भी हैं, यानी कैबिनेट की प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन 2014 के मुकाबले इस बार समीकरण अलग है। पटना साहिब सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। शत्रुघ्न सिन्हा इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी सीटों के समीकरण पर हमारे राजनीतिक विश्लेषक इस पर क्या सोचते हैं, आप जरूर सुनिए। हम अपने सम्मानित मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीट पटना साहिब की। पटना साहिब से जैसा कि आपको मालूम है कि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के सीट टिकट से उम्मीदवारी पर हैं। बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है ये पटना साहिब। इस सीट पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि 2014 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उनके सामने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। राजनीति में माहिर दोनों खिलाड़ी बीजेपी में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। कायस्थ बहुल इस सीट पर बीजेपी को सवर्ण, अति पिछड़ा के अलावा दलितों पर भी भरोसा है। तो कांग्रेस को लगता है कि यादव, मुस्लिम के अलावा कुशवाहा और एससी वोट उसके साथ है। शत्रुघ्न सिन्हा यहां से 2 बार सांसद रहे हैं और उनके सामने अब हैट्रिक लगाने की चुनौती है। विधानसभा 2015 का परिणाम देखें तो बीजेपी की स्थिति यहां मजबूत दिखाई पड़ती है। 6 में से 5 विधानसभा की सीट पर बीजेपी का कब्जा है। परिसीमन के बाद 2009 में पटना साहिब सीट अस्तित्व में आया, तब से शत्रुघ्न सिन्हा यहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये तस्वीर निकल के आई है। हालांकि इस बार कह रहे हैं कि किसी के लिए भी पटना साहिब की सीट आसान नहीं रह गई है, क्योंकि एक तो कायस्थ बहुल ये क्षेत्र है और आमने सामने 2 कायस्थ उम्मीदवार भी हैं। राज्यसभा सदस्य और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद मुकाबले में खड़े हैं शत्रुघ्न सिन्हा के। और शत्रुघ्न सिन्हा 2 बार से लगातार सांसद हैं और हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं और कांग्रेस से किस्मत आजमा रहे हैं। वो तस्वीर बहुत ही कांटे की नजर आ रही है और 11th आवर में ही जाकर लगेगा कि कहां किसके तरफ पलड़ा भारी है। इस वक्त जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो अपने आप में बता रही है कि कोई भी ये कहने की स्थिति नहीं है कि उसकी स्थिति बहुत मजबूत है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय स्टूडियो में रजनीश भारद्वाज राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, जरा हम उनसे समझ लें। और पटना स्टूडियो की यदि हम बात करें तो वहां मुकेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक और मृत्युंजय कुमार हमारे पटना ब्यूरो के ब्यूरो चीफ संवाददाता मौजूद हैं। रजनीश जी, पटना साहिब वाकई एक ऐसी सीट है जहां पर सबकी निगाह लगी हुई है। जैसे कि बिहार की एक और सीट थी बेगूसराय, जहां की कन्हैया कुमार की वजह से पूरे देश की निगाह वहां लगी हुई थी, चुनाव संपन्न हो गए वहां पर। अब पटना साहिब एक वो सीट है जहां बीजेपी के ही धुरंधर अब कांग्रेस से किस्मत आजमा रहे हैं। पटना साहिब एक बहुत इंटरेस्टिंग सीट हो गया। उसमें देखिए, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात जहां तक करते हैं तो रविशंकर प्रसाद जी एक प्रबुद्ध और जिनको हम सौम्य व्यवहार वाले एक राजनेता रहे हैं, उनकी एक अलग पहचान है। दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा एक फ्लैम्बॉयंट और कुछ ज्यादा आकर्षक जो ग्लैमर कैरी करते हैं अपने साथ, वो ऐसे उम्मीदवार हैं। दोनों एक ही समाज से आते हैं। उस समाज की अपनी सोचने की क्षमता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा समाज है और बहुत लंबे समय से उन लोगों ने राज्य और सरकारी कार्यालयों में और अधिकारी के पद, यानी शिक्षित समाज है, तो उनके निर्णय करने के अपने तरीके हैं। आज 4-5 दिन या 1 हफ्ता पहले तक जो वहां की स्थिति थी, थोड़ी अनिश्चितता थी। बीजेपी के कार्यकर्ता उस तरीके से संगठित नहीं हो पाए थे, लेकिन आज भी मेरी बात हुई है, कार्यकर्ता संतुष्ट हैं भाजपा के और वो अब एक संगठित रूप में वहां काम कर पा रहे हैं। दूसरी ओर एक और लालच है उनके समाज में, वो ये है कि रविशंकर बाबू तो ऑलरेडी राज्यसभा में है और उनको 4 साल का और समय है। शत्रुघ्न सिन्हा चले जाएंगे तो शायद हमारे समाज के 2 लोग वहां आ जाएंगे। अब
ऐसी चीजें अगर कहीं ज्यादा त्वरित तरीके से फैल जाती हैं और कुछ बात हो जाती है तो शायद निर्णय एक तरफ में आ जाए, वरना आज की स्थिति अभी की तो यही है कि कांटे का, आपने सही कहा, कांटे का संघर्ष है और अभी तुरंत आप निर्णय नहीं कर सकते क्योंकि 3 दिन अभी और समय बाकी है। बिल्कुल। मृत्युंजय, क्या आप लोगों के पास क्या फीडबैक आ रहा है, क्योंकि पटना साहिब में क्या पंजे को पछाड़ पाएगा कमल, खिलता हुआ कमल? देखिए, मुझे लगता है कि देश में एक ऐसा लोकसभा चुनाव जहां दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में एक नया चुनाव कह सकते हैं कि एक शब्द हमने कभी ये नहीं देखा कि रविशंकर प्रसाद शत्रुघ्न सिन्हा पर कुछ कमेंट कर रहे हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा रविशंकर प्रसाद पर कमेंट कर रहे हो। ऐसा पहली बार देखा है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो कोर संगठन खास करके पटना में बहुत मजबूत है। 90 से लेकर के आज तक इस पूरे क्षेत्र पर कोई दूसरा पार्टी कब्जा नहीं जमा पाया। पहले तो तीन चार विधायक लगातार जीतते, तो 90 से लगातार जीत ही रहे, कभी हार नहीं हुआ यहां पटना सीट पे। तो पटना साहिब लोकसभा, ये बात जरूर है कि शत्रुघ्न सिन्हा के आने के बाद थोड़ा हॉटकेक बन जाता था, लेकिन इस बार आमने सामने की लड़ाई में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर संगठन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, क्योंकि सब कुछ बहुत कुछ डिपेंड करता है कुशवाहा वोटरों पे। आपको बताऊं कि सिटी का जल्ला क्षेत्र का जो इलाका है वहां काफी संख्या में कुशवाहा वोटर हैं, तकरीबन 2 लाख है। अगर ये वोटर सपोज करो महागठबंधन के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे को देखते हुए अगर वोट करेंगे तो शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कंडीशन फ्रूटफुल हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए राहें आसान नहीं होगी, क्योंकि रविशंकर प्रसाद इतने दिनों में लगातार 1 महीने से एक दिन सुबह से उठते हैं और तकरीबन 12 बजे रात तक सिर्फ घूमते ही रहते हैं। उस लिहाज से भी आप देखें तो शत्रुघ्न सिन्हा मूवमेंट में कम है, लेकिन चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा एक चेहरा है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये एक सामने वाला आता है तो 2 मिनट के लिए ठहर सा तो जरूर जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ है, लेकिन वोट तो चाहिए ही। तो पूरा वोट बैंक अगर उनके साथ टैग नहीं होता है तो मुझे लगता है कि उनके लिए राहें आसान नहीं होगी। और रविशंकर प्रसाद उनके किले को कैसे भेद पाते हैं, उस चुनौती ज्यादा है। मुकेश जी, तो कायस्थ समाज के 2 नेता आमने सामने हैं, और जब दोनों आमने सामने होते हैं तो चुनौतियां डबल हो जाती हैं दोनों के लिए, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से सांसद हैं, एक लोकसभा के हैं और एक राज्यसभा से आते हैं, एक कैबिनेट मंत्री है और कैबिनेट मंत्री होने के नाते प्रतिष्ठा ज्यादा दांव पर है। ये बात सही है कि पटना में कार्यकर्ताओं का एक मजबूत संगठन वहां देखा जाता है बीजेपी का, और एक नतीजा उसके पक्ष में आने की एक बड़ी वजह यह भी है। इस बार कहीं न कहीं बिखराव सा शुरुआती दौर में नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर स्थितियां थोड़ी मजबूत हो रही हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रजनीश भारद्वाज जी ने भी कहा, कायस्थ समाज के बीच ये चर्चा भी चल रही है कि एक तो राज्यसभा सदस्य हैं ही, 4 साल उनका टेन्योर अभी बचा हुआ है। यदि हम अपने समाज से एक और नेता को भेजते हैं तो दोनों जगह हमारा प्रतिनिधित्व होगा, संभव है पटना साहिब ज्यादा मजबूत होगा। क्या कहना है, क्या कहता है आपका विश्लेषण? पटना साहिब बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील सीट मानी जाएगी, क्योंकि इससे कई मायने निकाले जाएंगे, और इसलिए भी मायने निकाले जाएंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा इतने मुखर विरोधी रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, और उनके कार्य की आलोचना अगर किसी ने पूरे देश में की है सांसद रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहते हुए, तो वो शत्रुघ्न सिन्हा थे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं उनको सबक सिखाने के लिए और उनको हराने के लिए। यहां जो स्टेक होल्डर हैं संजय जी, उस पर नजर डालनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कायस्थ मतदाता की संख्या ज्यादा है, लेकिन कायस्थ मतदाता की संख्या के बावजूद चूंकि दोनों प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों उम्मीदवार कायस्थ हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर है वो देखना होगा। बिहार में कोई भी अर्बन इलाका नहीं माना जाएगा, नगरीय मतदाता का कोई प्रतिशत पूरे बिहार में आप नहीं मानेंगे, केवल एक जगह को छोड़कर वो पटना। तो नगरीय मतदाता जो है उसकी सोच जो होती है ग्रामीण मतदाता से बिल्कुल अलग होती है। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, दूसरी सोच से चलते हैं, और यहां उनका वोट बहुत ही निर्णायक होगा, और वो जो है वो एक पार्टी की तरफ इंगित कर रहा है अपने को। दूसरी बात जो है कि मिलेनियल्स जो हैं, जो नए मतदाता हैं या युवा मतदाता हैं, वो बड़ी संख्या में पटना में है, जो पढ़ने आए हैं या बाकी चीजें हैं। सारे इंस्टीट्यूशंस अगर आप पूरे राज्य का देखेंगे तो बड़ी संख्या में युवा जो है पढ़ने के दृष्टिकोण से, कोचिंग के दृष्टिकोण से, रहने के दृष्टिकोण
दृष्टिकोण से, स्कूलों के दृष्टिकोण से यहाँ हैं, और उनका मतदान करना और उनका जो उम्मीदवार होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है, जो ट्रेडिशनल वोटर्स इसकी चर्चा कर रहे हैं, उसमें ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग जो है, जिसके लिए उसके प्रधान सेनापति के रूप में पूरे बिहार में नीतीश कुमार जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। बाहर के लोगों को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरा अपना आंकलन है कि इस चुनाव में किसी ने अगर बड़ी सूझबूझ और सक्षमता से अगर चुनाव लड़ा है और लड़ रहे हैं, वो नीतीश कुमार हैं। उन्होंने अपने को बहुत दूर तक मीडिया से बहुत दूर रखा है, लेकिन उनके कार्य प्रणाली जो है, उनके कई बड़े नेताओं को मैंने अभी टटोला कि कहां है वो, किस ढंग से काम कर रहे हैं, उनके मंत्री कहां हैं, तो मैंने पाया कि छोटे छोटे इलाकों में वो बैठे हुए हैं और अपने जहां उनकी जाति का वोट है या जहां उनके पहचान के लोग हैं, वहां वो बैठे हुए हैं। तो एक बड़ी समझदारी से, सूझबूझ से, रणनीतिक रूप से उन्होंने अपने लोगों को चुनाव जिताने के लिए बैठाया हुआ है। एक और महत्वपूर्ण सीट जो पटना से ही जुड़ा हुआ है वो है पाटलिपुत्र। पटना साहिब की तरह ही पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर भी मुकाबला कम रोचक नहीं है। इस सीट पर एक बार फिर चाचा भतीजी आमने सामने है। बीजेपी ने फिर से केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। उनकी लड़ाई लालू यादव की बेटी मीसा भारती से है। पाटलिपुत्र सीट पर लड़ाई का एक कोण हमेशा से लालू परिवार ही रहा है। लालू यादव और मीसा भारती दोनों यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों में से कोई चुनाव जीत नहीं पाया है। वैसे पिछले 2 चुनाव में जीत का फासला काफी कम रहा। पिछला चुनाव हारने के बाद मीसा भारती राज्यसभा चली गई थी, लेकिन आरजेडी ने फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया है। वोटों का बंटवारा न हो, इसके लिए सीपीआई ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। वहीं 2009 में जेडीयू के प्रोफेसर रंजन प्रसाद यादव ने लालू यादव को हराया था। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर महागठबंधन तो 2 पर एनडीए का कब्जा है। तो रजनीश जी, एक और प्रतिष्ठित सीट है ये, कैबिनेट मंत्री रामकृपाल यादव। एक और चुनौती प्रतिष्ठा दांव पर है, सामने भतीजी है। अब पलड़ा भारी तो फिलहाल नजर आ रहा है रामकृपाल यादव, बल्कि चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई है उन्हीं के लिए। हमें जब पिछले 2014 के चुनाव के आंकड़ों के आधार पर जब हम इस बार देखते हैं, तो एक हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि पिछले बार जितने बिखराव में विपक्ष लड़ा था, वो बिखराव आज है नहीं। पाटलिपुत्र जो क्षेत्र है, उसमें ये सही है कि भाजपा के जीतने में अति पिछड़ा, अगड़े, जिनकी संख्या काफी है, मुझको लगता है 4.5-5 लाख करीब, तो उनके वोट कुछ ज्यादा ही बढ़ के आ जाएंगे, वो है। साथ में कुछ दलित और महादलित मतों को सबको मिलाकर, खास तौर से इस वजह से क्योंकि रामकृपाल जी समाज के हर वर्ग और हर किसी के साथ व्यक्तिगत संपर्क रखने वाले व्यक्ति हैं। सहज संबंध उनका होता है और छोटे बड़े कार्यक्रमों में आना जाना। रामकृपाल जी के लिए एक चुनौती भी इस रूप में हो जाती है कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि रामकृपाल जी ही उनसे कनेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो उनके लिए होते हैं और फिर भी वो अपने समय के अनुसार करते रहते हैं बहुत। लेकिन उसके बावजूद दूसरा जो एक हिस्सा है जहां की आज लालू के साथ की बातों को काफी हाईलाइट किया गया, या शोषण हो रहा है या अन्याय हो रहा है, इन सब बातों को लेकर जो एक माहौल बना, उसने कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले तक उतनी मजबूत स्थिति नहीं थी मीसा जी की। लेकिन अभी की जो स्थिति हुई है वो ये है कि एक तरह से पोलराइज हो रहा है वोट। दूसरी तरफ मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो मैंने अभी हाल में देखा है वहां, वो ये है कि अगड़े ये मानते हैं उस क्षेत्र का कि उस क्षेत्र में अगर भाजपा निकलते है, चाहे जो भी जीते हो, रामकृपाल जी जैसे जीते, तो भाजपा के निकलने का कारण है अति पिछड़ा जो भी थोड़ा बहुत मत मिलता है और बाकी अगड़ों का मत। अब एक बात वहां चर्चा चल रही है कि जब अगड़े के वोट से ही यहां सीट निकलनी है भाजपा की, तो कोई अगड़ा उम्मीदवार क्यों ना हो। अब इस बार तो नहीं है, इस बार हमारे रामकृपाल जी हैं, तो अब उनके साथ इस सोच के तहत उनके साथ किस हद तक मतदान होता है। दूसरी तरफ एक बात बहुत क्लियर है, मैं भी आपसे शुरू में भी बोल रहा था कि आरजेडी के मतदाताओं को और वही शायद भाजपा के भी मतदाताओं की स्थिति है कि बहुत विरोध करते हैं, लेकिन जैसे पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो हाथ कांपने लगता है, इसलिए वो अपने सीट कोई अपने उम्मीदवार को मत देते हैं, वहां वो विरोध खत्म हो जाता है। आलोचना के बावजूद बटन वही दबता है जिनका वो समर्थन करते रहे। मृत्युंजय, पाटलिपुत्र के लिए क्या जानकारी आप लोगों के पास आ रही है?
देखिए, पाटलिपुत्र अचानक जब रामकृपाल यादव पिछला बार चुनाव जीते थे, किसी को आकलन भी नहीं था कि शायद रामकृपाल वहां से जीत जाएंगे नरेंद्र मोदी के आंधी के बाद भी। इस बार थोड़ी सी उनके लिए एक डेडलाइन मैं कह सकता हूं। डेडलाइन इसलिए कह रहा हूं कि बालू और शराब तंत्र पर जो उस इलाके में हमले हुए, खास करके जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार के अंदर, तो उसमें चूंकि दियारा के इलाके में शराब खूब चुलाया जाता था, वो सारा बंद हो गया। उसमें कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। फिर उसके बाद बालू एक ऐसा तंत्र हुआ कि जिसमें हजारों लोग, मजदूर वर्ग से लेके कई लोग प्रभावित हुए थे। तो वो उसका कहीं ना कहीं असर वहां देखने को मिल रहा है। यही कारण है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि वहां कुशवाहा वोटर वहां भी काफी निर्णायक स्थिति में। ठीक है, ये मतलब सवर्णों में बहुत सही कहा, हमारे जो पैनल में दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने कहा कि सवर्णों में कसक इस बात को है कि हमारे प्रत्याशी क्यों नहीं, ये सच्चाई है। इसलिए पूरे तनमन से वो वोटिंग नहीं करते हैं, कर देते हैं, बस कर देते हैं। तो ये सारी चीजें वीक पॉइंट है। आपको बालू वाला मतलब जो मैटर है वो भी इनके लिए वीक पॉइंट है। और मजदूर वर्ग जो उनसे प्रभावित हुआ, 3-3 महीने जिनको जॉब नहीं मिले, उनमें आक्रोश है। अगर वो वोटर रियल में, जो कि पिछले बार रामकृपाल को जिन्होंने वोट किया था, अगर वो नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि रामकृपाल जी के लिए राहें आसान नहीं होगी। ठीक, मुकेश जी, मैं समझ गया। ये जो इलाके का कुशवाहा वोटर है, हालांकि मैं समझ गया मुकेश जी। पाटलिपुत्र में भतीजी सामने मुकाबले में खड़ी है। हालांकि जो ट्रैक रिकॉर्ड कहा है कि लालू जी भी जब खड़े हुए थे तो नहीं जीत पाए थे, लेकिन यहां पर लालू परिवार से ही कोई न कोई उम्मीदवारी तय हो पाता है। तो ऐसे में चुनौतियां कितनी बढ़ जाती हैं रामकृपाल यादव के लिए, तब जबकि पिछले बार की वो विजेता भी रहे हैं। हर एक पक्ष को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है संजय जी, और बड़ी चीजें, बड़ी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। और इमोटिव बैटल है। सबसे महत्वपूर्ण तो है कि पहला ऐसा बैटल है जो इमोटिव बैटल है, जहां लालू जी की फोटो तस्वीर लेके घूमी जा रही है, भावनाएं जो उनकी हैं मतदाताओं की जागृत की जा रही हैं, और खोइछा लेके वोट मांगा जा रहा है। तो ये अमूमन अभी तक चुनाव में आपने नहीं देखा है, बिहार में या कहीं दूसरी जगह भी। तो एक इमोटिव बैटल है, और अजीब इसके परिदृश्य ग्रामीण अंचल में दिखाई पड़ रहे हैं जब ये उम्मीदवार मतदाता से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। तो दूसरी चीज है प्रॉक्सी बैटल है। ये छिपे हुए रूप में छद्म लड़ाई हो रही है दो साथियों के बीच में, दो महान जो यहाँ के राजनेता थे उनके बीच में, लालू जी और नीतीश जी के बीच में। तो ये दोनों जो है छद्म लड़ाई लड़ रहे हैं, और नीतीश जी किसी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पुनः जैसे पटना साहिब में हम लोगों ने देखा कि यहां पे लालू जी को और मीशा को जीतने नहीं दिया जाए, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि नीतीश जी, ये चाणक्य की भूमि है, ये पाटलिपुत्र की भूमि है, और यहां वो अपने हिसाब से सारी रणनीति अपने को उन्होंने बिछा रखी है, और इसको पार पाना मीशा के लिए बहुत ही कठिन होगा। तीसरी चीज है गुरु शिष्य की भी लड़ाई है। वो शिष्य जो है, जिसने की सारी बातें, राजनीति की बातें सीखी, आज अपने गुरु को ही उससे चैलेंज किया, उनके परिवार को चैलेंज किया है। उसका कहना है कि हम लोग भी इतने दक्ष हो चुके हैं, राजनीति की कला को जानते हैं, तो हम लोग भी आगे संसद में जा सकते हैं, हम लोग भी जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो कई तरह के छद्म यहां लड़ाइयां दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन कुछ चीजें जो संजय जी बहुत महत्वपूर्ण है कि साइलेंट वोटर यहां पे है, जिसका मैंने जिक्र वहां किया था कि जो नए मतदाता हैं वो उनका मत जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ट्रेडिशनल वोटर के बारे में तो रजनीश जी ने भी जिक्र किया और मृत्युंजय जी ने भी जिक्र किया, वो अमूमन वही है। और लड़ाई यहां की बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, नजदीकी होगी, लेकिन एक मन जो है लोगों का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप वहां घूमेंगे तो वो मन आपको दिखाई नजर आता रहेगा। और महाकृपाल जिस बात का जिक्र रजनीश ने किया कि सर्वसुलभ है और उनकी कनेक्टिविटी पब्लिक से एक अजीब है, आम भाई की तरह है या दोस्त की तरह है, तो उनका एडवांटेज उनको है। अगली दो सीट भी बहुत हाई प्रोफाइल है रजनीश जी, मुकेश जी। बक्सर जो है वो भी हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, क्योंकि एक तरफ है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मैदान में, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने कद्दावर नेता जगदानंद सिंह पर अपना भरोसा जताया है। यहां दो पुराने चेहरों के उतरने से लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। ये दोनों 2014 के चुनाव में भी आमने सामने थे। आरजेडी ने कई बार इस सीट से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन 2009 में पहली बार जगदानंद सिंह आरजेडी के टिकट पर विजयी हुए थे। इससे पहले आरजेडी से केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे उदय प्रताप सिंह और शिवानंद तिवारी को बीजेपी के लालमुनि चौबे ने शिकस्त दी थी।
इस सीट पर ज्यादातर समय कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। सीधी टक्कर बीजेपी और आरजेडी के बीच में ही मानी जा रही है। एक और सीट दूसरी जो वो भी हाई प्रोफाइल है, आरा में भी लड़ाई आमने सामने की है। यहां से बीजेपी के मौजूदा सांसद केंद्रीय मंत्री आरके सिंह उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला आरजेडी समर्थित सीपीआई उम्मीदवार राजू यादव से है। बिहार की यह इकलौती सीट है जहां पूरा विपक्ष एकजुट होकर लड़ रहा है। 2014 में पहली बार मोदी लहर में आरा संसदीय क्षेत्र में कमल खिला था। बीजेपी इस बार भी पिछली सफलता को दोहराने की तैयारी में है। इसके लिए मोदी के नाम और आरके सिंह के कामकाज को जोर शोर से प्रचारित भी किया जा रहा है। वहीं विपक्ष मोदी सरकार की विफलताओं जैसे नोटबंदी और जीएसटी को मुद्दा बना रहा है। पिछले चुनावों की बात करें तो आरके सिंह और आरजेडी के भगवान सिंह कुशवाहा के बीच मुकाबला था। रजनीश जी, आरा बेहद दिलचस्प है क्योंकि आरके सिंह का काम तो बोल रहा है, लेकिन विपक्ष वहां एकजुट है। चुनौतियां कितनी? चुनौतियां बहुत हैं। एक बात है, एकदम अगल बगल का ही एक सीट आप देख लें, जैसे हम पाटलिपुत्र की चर्चा कर रहे थे, वहां जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो काफी समाज में मिले हुए हैं। आरके सिंह जी की एक अपनी बनावट है, वो ब्यूरोक्रेट हैं। आप उस फील्ड में भी जाकर उनका इंप्रेशन पूछेंगे तो लोग यही बताते हैं मूलतः उन्होंने काम कुछ किए हैं, और काम जो करेंगे तो एक जो सिंसियर ब्यूरोक्रेट जिस तरीके से काम कर सकता है उस तरीके से उन्होंने काम किया है। समस्या ये है कि मैंने फिर वही जो 2014 की स्थिति नहीं है, काफी अब आज देखिए, आज पर काफी कुछ निर्भर करेगा। आज जगदीशपुर में दीपंकर और इनको हमारे जो उपेंद्र कुशवाहा जी का कार्यक्रम था, अगर उपेंद्र कुशवाहा जी वहां पहुंच जाते हैं तो आप समझिए राजू यादव की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। अगर ये लोग एक साथ मंच साझा नहीं करते हैं और नहीं पहुंचते हैं तो आरके सिंह फिर अपनी जगह पर हैं और एक टक्कर बराबर की लगभग हो जाएगी। ये वहां की स्थिति। मुकेश जी, बक्सर को लेकर क्या कहेंगे, जहां अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री हैं और जगदानंद सिंह उनके सामने खड़े हैं? कि 2019 का चुनाव 2014 के चुनाव से बिल्कुल भिन्न है। तो वहां जो स्थानीय मुद्दे जो हैं और जो जिस ढंग से एक फैक्टर, क्योंकि ये वाराणसी के नजदीक की सीट है संजय जी, तो रिपल इफेक्ट जो था जो वाराणसी से निकला उसका नेशनलिज्म का और बालाकोट का बाकी सारी चीजों का ट्रस्ट वोट का उसका प्रभाव यहां दिखाई पड़ रहा है, जिसका लाभ जो है अश्विनी चौबे जी को मिलता हुआ दिख रहा है। मृत्युंजय, प्रधानमंत्री की रैली के बाद क्या कुछ तस्वीर में तब्दीली आई है बीजेपी के लिए, या फिर जगदानंद सिंह चूंकि 2009 में जीते भी थे तो इस बार वो मुकाबला वाकई बहुत टक्कर का दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शुरू में तो ये लग रहा था, जैसे हमारे सहयोगी मुकेश जी ने कहा कि मतलब था कि वन साइडेड था और जगदानंद सिंह चुनाव जरूर जीतेंगे, लेकिन इधर हाल के दिनों में और खास करके जो यादव वोटों का जो बिखराव हो रहा है वो मुझे लगता है कि उनके लिए ठीक नहीं है। जो महागठबंधन के प्रत्याशी है जगदानंद बाबू, हालांकि उनका अपना एक इमेज है और उस इमेज की बदौलत चूंकि एक अश्विनी चौबे की जो अपनी एक तस्वीर है और आदि में देखा था आपने एक आईएएस से वो किस तरह बदतमीजी से पेश आए थे, तो बीच में पूरा लगा कि जैसे मतलब कि उनके लिए मैदान खाली है जगदा बाबू के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री की रैली के बाद इसमें काफी भीड़ था और उसके बाद लगा कि जैसे बनारस और बक्सर दोनों एक में टाइप का हो गया हो, और यही कारण था कि कई बनारस से उत्तर प्रदेश से वहां लीडर आए हुए थे। तो मुझे लगता है कि एक बार उसको यही कारण था कि प्रधानमंत्री यहां रैली की, चूंकि उनसे डिमांड किया गया था कि ये बक्सर जो है थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, तो यही कारण है कि पीएम की रैली हुई। और मुझे लगता है कि पीएम की रैली के बाद कुछ जरूर परिवर्तन होना चाहिए और ये मुझे लगता है कि उनके हक में जा सकता है, क्योंकि वोटों का अगर बंटवारा नहीं होता, अगर ये वोट उधर से नहीं खींचा जाता तो मुझे लगता है कि जगदा बाबू आराम से निकल सकते थे। लेकिन चूंकि वोट का बिखराव भी हो रहा है, उनकी पार्टी का जो वोट है जी, तो ये एक बड़ा माध्यम। दूसरा है कि नरेंद्र मोदी की रैली, और तीसरा पुलवामा हो, बहुत ज्यादा बिखराव की संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डेंट जरूर लगता है, लेकिन वो कितना हार जीत में कितना फैक्टर काम करता है वो कहना थोड़ा कठिन है। बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका, बहुत धन्यवाद मृत्युंजय आपका, बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। तो ये जो 4 सीटें हैं, 7वें चरण में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें कि ये 4 सीटें बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, 4 कैबिनेट मिनिस्टर, चारों की प्रतिष्ठा दांव पर, और इस बार मुकाबला आसान नहीं है। हार जीत का अंतर भी यदि होगा तो बहुत कम का होगा, लेकिन हाँ चुनौतियां सबके लिए
बढ़ी हुई है, चाहे महागठबंधन के ही उम्मीदवार क्यों ना हो। हां, इतना जरूर है, महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए पाने के लिए जरूर सब कुछ यहां मौजूद है, क्योंकि सब कुछ इन्हीं के पास था जो एनडीए के उम्मीदवार वहां पर मौजूद है। मतों के मंथन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।